तो बलिया में जो कुछ हुआ आपने उसकी तस्वीर देखी और इसीलिए तमाम बड़े सवाल ये खड़े उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में कानून व्यवस्था कहां है। अगर जिला प्रशासन के सामने इस तरह से कई राउंड फायरिंग हो जाती है तो फिर आप ये अंदाजा लगाइए कि अपराधियों के हौसले किस स्तर पर हैं और उस पर जो राजनीतिक संरक्षण है सवाल उस पर भी, क्योंकि जो आरोपी है वीरेंद्र सिंह, आपको हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि पुलिस जब ये भगदड़ मची पुलिस ने उसे घेरा लेकिन उसके बावजूद वो भागने में कामयाब रहा। और इसी शख्स का जब फेसबुक प्रोफाइल हमने खंगाला तो उसके फेसबुक प्रोफाइल में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वो बीजेपी का नेता है। हालांकि पैनल पर शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ये बीजेपी का नेता है। हालांकि बीजेपी के ही विधायक सुरेंद्र सिंह ये जरूर कबूल कर रहे हैं कि ये उनका सहयोगी है, लेकिन निजी सहयोगी है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि एक व्यक्ति की यहां पर मौत हुई है, लेकिन उस एक व्यक्ति की मौत यहां बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि अगर जिला प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह का कांड हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों को काबू करने के जो दावे थे वो दावे धरातल पर ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा सब पकड़ा गया या वहाँ से नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। पकड़ा गया। ये बताइए अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ। क्या चली गोली? धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोली कांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व पर है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता। तो पैनल में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शलभमणि त्रिपाठी मौजूद हैं, सुनील यादव जी मौजूद है समाजवादी पार्टी से, और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के अरविंद जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, मैं आपके पास एक पर्सपेक्टिव के साथ आना चाहती हूं। दो सरकारों का हम जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो आप याद करिए जो मथुरा का राम वृक्ष कांड था, 280 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा था। पुलिस टीम वहां गई और वहां पर पूरी एक सेना खड़ी थी जिसने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। 23 पुलिस वाले भर्ती हुए थे और एसएचओ और एसपी तो मारे गए थे। अब आइए, जब बीजेपी की सरकार है, हम देखते हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे पर कब्जा करने के लिए पुलिस पार्टी जाती है, उसे अटैक करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, और कैसे पुलिस पार्टी पर हमला हो जाता है। मौत के घाट पुलिसकर्मियों को बेरहमी से उतार दिया जाता है। आज हमारे सामने बलिया की ये तस्वीर है। अरविंद जैन जी, आप अपने अनुभव से मुझे समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए, कहां से इतनी ताकत आ रही है इन अपराधियों के भीतर? ये ताकत अगर उनमें आ रही है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, तो ये पुलिस के नाकारापन की वजह से आ रही है। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि प्रदेश में इस प्रकार का उत्पात मचे। ये स्थानीय जो पुलिसकर्मी जो तैनात हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनका दायित्व है। इसको ना सिर्फ पकड़ा जाना चाहिए, इसको तो आवश्यक बल प्रयोग करके, इवन उसको गोली मारकर पकड़ा जाना चाहिए था अगर वो विरोध करता। तो ये अगर तभी ये हो गई होती कार्रवाई पुलिस की तरफ से तो ये इतना बड़ा कांड ना बनता। देखिए, कोई भी पागलपन में गोली चला सकता है, कहीं पर भी कोई फायरिंग कर सकता है अगर किसी के पास लाइसेंसी वेपन है, पर उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना ये पुलिस का, प्रशासन का दायित्व है। और ये कतई वहां से भागना नहीं चाहिए था। ये भागना जो है ये पुलिस के मुंह पे तमाचा है। और जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, सीओ, एसडीएम, जितने पुलिसकर्मी थे, एसएचओ, सबके सस्पेंशन के बिल्कुल सही दिए गए हैं। इनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। और ये कोई नहीं, मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, किसी भी गवर्नमेंट में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते कि इस प्रकार के घटनाक्रम हो और उससे प्रशासन की पूरे प्रदेश की बदनामी हो। ये सब घटनाएं जो हैं ये नाकारापन दिखाती हैं। या तो ये स्थानीय पुलिस जो है वो
स्थानीय रूप से नेताओं के दबाव में है, उसमें काम कर रही है, जो कि उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। उनको ये कभी नहीं कहा जाता है कि आप जो ये कहें इसके हिसाब से करिए। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे महिलाओं के, 2-4 महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे जिनको राशन की दुकानों के आवंटन के लिए कंसिडर किया जा रहा था मुख्यमंत्री जी के आदेश में। उन्होंने ऑर्डर्स किए हैं कि जो नारी शक्ति समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको ये राशन की दुकानों के ठेके दिए जाए। तो 2 के बीच में टसल थी। उनको पहचान पत्र, फिर ये हुआ कि पहचान पत्र जिसके पास में होगा और आधार कार्ड होगा उन्हीं को दिया जाएगा। एक ग्रुप के पास में नहीं था। उसी बात को लेके फ्लेयर अप हुआ और पुलिस को तभी चौकन्ना हो जाना चाहिए था। और कोई वेपन निकालने की कोशिश करता, उसका वेपन तभी छीन लेना चाहिए था, उसको आवश्यक बल प्रयोग करके उसको वहीं पे दबोच लेना चाहिए था। और इसी बात पे जैन साहब हैरानी इसी बात पे होती है। देखिए वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे उसको घेर लिया था। कम से कम 3 पुलिसकर्मी वहां दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने घेर लिया इस व्यक्ति को, लेकिन उसके बावजूद ये आरोपी भाग जाने में कामयाब हो जाता है। शलम मणि जी, बलिया गोलीकांड एक तरफ, लेकिन आप मुझे ये समझाइए, हाथरस कांड पर एसआईटी, माफ कीजिए, जो गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उस मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी बनी। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन मेरी निजी जानकारी ये है कि 30 सितंबर तक उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी थी। उस रिपोर्ट का स्टेटस क्या है हमें नहीं मालूम, ना कहीं उसको लेकर कोई खबर छपी है, ना कुछ उसको लेकर डिटेल आई है। सवाल इसीलिए उठते हैं कि जब इस तरह के मामले होते हैं जहां पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, सही समय पर जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं होती, सबमिट होती है तो उसके बावजूद जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन विफल दिखाई देता है। और यही वजह है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते हैं। नहीं, देखिए मीनाक्षी, आपकी ये बात सही है कि एसआईटी कभी जो है माना जाता था कि हाँ एसआईटी ठंडा बसता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ऐसा नहीं है। आप देखिए महोबा में एसआईटी बनी, एक आईपीएस अफसर फरार है, आज उनके लिए कुर्की का प्रोसीडिंग होने जा रहा है और ये एसआईटी के ही चलते हुआ है। आप देखिए ये जो घटना हाथरस की हुई है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ही वहां के एसपी और तमाम अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। जहां तक विकास दुबे वाले इंसिडेंट की बात है कि क्योंकि एक बहुत वृहद जांच हो रही है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि एसआईटी अपना काम पूरा कर चुकी है, वो चीजें आपके सामने आएंगी। अभी आपने एक सवाल उठाया कि कानून व्यवस्था कहाँ है, तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ तमाम जो लोग बैठे हैं कि आज मुख्तार अंसारी कहाँ है, आज आजम खान कहाँ है, आज मुकीम काला कहाँ है, आज खान मुबारक कहाँ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। 122 दिनों के भीतर 800 करोड़ की संपत्ति ऐसे अपराधियों की गिराई गई है और हमारे सुनील जी को बहुत तकलीफ होगी। इसमें 30% जो संपत्ति है वो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे उन्होंने कब्जा कर रखी थी। आज ये मीडिया चला रहा है, हम नहीं बोल रहे, मीडिया और सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 122 दिनों के भीतर 750 से 800 करोड़ की संपत्ति योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जब्त की है। ये गुंडों की सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। की सरकार किसकी थी? सुनील जी, देखिए सवाल यही है, दामन तो पाक साफ समाजवादी पार्टी का भी नहीं है, दामन तो पाक साफ समाजवादी पार्टी का नहीं है। मैं तो आपसे बल्कि उल्टा ये पूछूंगी कि रामपुर पूरा का पूरा किसका था और जमीन पर किस कदर कब्जे हुए थे और किस स्तर पर जो है वहां पर अपराधीकरण की घटनाएं हुई थी और प्रशासन एक्शन लेने में नाकामयाब रहा था। ये तो तस्वीरें पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये तो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आप देश के सबसे बड़े चैनल पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं और अच्छी बात है कि सरकार के खिलाफ सभी चैनल चलाएं। जब सपा की सरकार थी, कोई घटना हो जाती थी दुर्भाग्यवश किसी भी तरीके से, तो एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी की तस्वीर और दूसरी तरफ घटना की तस्वीर। लेकिन मैं लगातार पता नहीं क्या हो गया टीवी चैनलों को, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही योगी जी की तस्वीर लगा दे हाथरस पे, बुलंदशहर पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा, बाराबंकी पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा है, गोंडा पे कोई तस्वीर नहीं लगा रहा है, बलिया पे संपादक भी बना दीजिए। हो क्या गया? एक सुनील जी, आप जब बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, जब आपको इस डिबेट में हमने बुलाई है, क्या बात है सर? देखिए जब आप बात कर रहे हैं सुनील जी, तस्वीर हम वो नहीं, आप ये बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन जो आप बात मुझे उसका आंसर करने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर नहीं लग रही है, मुझे लगता है जो तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वक्त कि किस तरह एक सरेआम गोलीकांड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री की तस्वीर से अहम तस्वीर ये है। देखिए यहाँ पर कानून को किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की। पैनल पर आपके साथ शलमणि त्रिपाठी बैठे हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। तस्वीर लगाने से क्या होता है? मैं तो आप दोनों के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूँ ना। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ उसके आंकड़े गिना दिए, बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है उसके आंकड़े गिना दिए।
देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको घटनाएं बता रहा हूँ। आप उन्नाव से शुरू करिए। उन्नाव की घटना देख लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर की, आप घटना देख लीजिए हाथरस की, आप घटना देख लीजिए गोंडा की, घटना देख लीजिए आप बलिया की। सब घटनाओं के साथ, बलात्कारियों के साथ, दरिंदों के साथ, ठीक है, एक एक करके बोलते हैं। शर्मणि जी पहले सुन लीजिए उनको। शर्मणि जी, मैं आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए, आप बोलिए पहले। एक एक करके बोलते हैं, फिर किसी की आवाज जा नहीं पाएगी। बहुत लोग सुन रहे हैं, लोग समझना चाहते हैं कानून व्यवस्था की हालत क्या है। एक सेकंड सुनील जी, आप बोलिए। शर्मणि जी, उनको जवाब देने दीजिए ना, आप अपनी बारी में बोल चुके हैं। सुनील जी का समय, उनको बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूं मीनाक्षी जी कि जात के आधार पे हो रहा है। उन्नाव में जात के आधार पे सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी थी, हाथरस में जात के आधार पे दरिंदों के साथ खड़ी थी, आप गोंडा में जात के आधार पर साधु के खिलाफ जो जिसने गोली मारी उसके साथ खड़ी थी। इनका विधायक बलिया में कह रहा कि हमारा सहयोगी है, आपका सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है, तो किसी की भी हत्या कर देगा। ये कौन सा कानून है? और सीओ के सामने, एसडीएम के सामने कर देगा। अरे कानून बचा है कि नहीं बचा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश देश के संविधान से चलेगा, चाहूंगा आपका नागपुर के विधान से नहीं चलेगा। एक सेकंड मुझे अरविंद जी को लाने दीजिए। अरविंद जी, देखिए, ये जो बहस यहाँ पर हो रही है, इससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हत्या जैसे गंभीर मामले जहाँ पर हम देखते हैं, उस मामले में एक सामाजिक बहिष्कार की तस्वीर हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? हम देखते हैं कि पहले तो उन लोगों के ऊपर ट्रायल तक नहीं हो पाते, केस दर्ज नहीं हो पाते, वो जेल तक भी नहीं पहुंच पाते, और अगर पहुंच भी जाते हैं तो भी उन्हें एक सो कॉल्ड पावरफुल दबंग बाहुबली का तमगा मिल जाता है। सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होता है? क्यों विफल हो जाते हैं हम इस केस में? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। और अगर ऐसा होने लगेगा यूपी में, तो यूपी की शक्ल स्वयं बदल जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, जो ये बड़े बड़े माफिया हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, इनके खिलाफ पहली बार इतना युद्ध स्तर पर कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं, और इसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव जो आने वाले समय में बनने वाले बाहुबली थे और थे, इन सब के ऊपर पड़ेगा। माफिया थे, ये कार्रवाइयां निरंतर जारी रहनी चाहिए, और मैं समझता हूं कुछ साल अगर यूपी में जारी रही तो यूपी की अवश्य तस्वीर बदलेगी। बड़ी मिसाल यहां पेश करने की जरूरत है, और आंकड़े झूठ कम से कम नहीं बोलते हैं। 2004 की लोकसभा में 24% सांसद थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 में 30% सांसद, 2014 में ये सांसद थे 34% जिनके खिलाफ अपराध थे, और अगर वर्तमान लोकसभा की बात करें 43% सांसद हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी ये संख्या लगातार बढ़ रही है, और इसीलिए इस देश के हर जागरूक नागरिक को यह सोचने की जरूरत है कि आप जिन्हें वोट कर रहे हैं उनका प्रोफाइल क्या है, किसे आप वो वोट कर रहे हैं, जरूर ये सोचिए। और फिर जो लोग पावर में पहुंच रहे हैं उनसे क्यों ना सवाल पूछे जाएं, और जमीन पर जो अपराध हो रहे हैं उनके तह तक जाना भी जरूरी है।